नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका डीएनपी इंडिया में। चर्चा करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। और सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात कई मायनों में खास है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, तो जो दूसरे राष्ट्र के नेताओं के साथ में उन्होंने मुलाकात की है, चौथे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मिलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि जब हमने देखा कि संसद में बजट सत्र पर चर्चा चल रही थी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वो एक रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, वो पास मांगने के लिए गए थे। एस जयशंकर जी डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से ये रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे कि भैया मोदी जी को भी बुलाइए शपथ ग्रहण समारोह में। अब उसके बाद में ये जो मुलाकात होने वाली है, क्या क्या उसमें बात होने वाली है और किन किन बातों पर महत्वपूर्णता से चर्चा होगी, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, जो कि विदेशी खबरों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। प्रकाश भाई, पहला प्रश्न मेरा यही, मोदी और ट्रंप की मुलाकात किस किस बातों को मद्देनजर रखते हुए खास होने वाली है? राहुल भाई, क्या है कि राहुल गांधी की डिप्लोमेसी पर समझ और इंटरनेशनल संबंधों पर समझ जो है, उस पर बहुत करने की आवश्यकता बात है नहीं, तो उस वाले मामले को रहने देते हैं। बात ये आते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं जी, और आप देखिए कि अमेरिका पहुंचने से कुछ घंटों पहले ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की से मुलाकात होती है, फोन पे बात होती है। और ये फोन पे बात संभवतः शायद दुनिया के लिए अच्छी खबर लेकर के चले आए कि आने वाले समय में युद्ध रुक जाएगा। अब युद्ध रुक रहा है, आप ये सोचो, ये ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है दर्शकों, ये अनायास है, ये यूं ही हो गया है, या ट्रम्प भाव उठे, सो के उठे और फोन कर दिया? ये प्री प्लान्ड है। इसकी पटकथा राहुल भाई लंबे वक्त से लिखी जा रही है। आपको पता है कि दुनिया के तमाम देशों की राजनीति समझने वाले लोगों को पता लग गया था कि अमेरिका में ट्रंप आ रहे हैं। आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी की, जेलेंस्की कहते हैं कि भाई साहब आप तो हमसे मिले नहीं। मोदी जी बोले अरे भाई आपसे भी मिल लेंगे, इसमें क्या है। प्रधानमंत्री यूक्रेन भी पहुंच जाते हैं। दरअसल इस पूरे खेल में जो ये ग्लोबल खेल है, जो वॉर का, डिफेंस का, जिसमें हथियार लॉबी भी शामिल है, जो नहीं चाहती रूस यूक्रेन का युद्ध रुके, उसमें अमेरिकी डिफेंस लॉबी शामिल है, हथियारों की लॉबी। वो चाहती है युद्ध जितना लंबा खिंचेगा हथियार उतने ज्यादा बिकेंगे, उन्हीं का फायदा होगा, हमारा फायदा होता रहेगा, शेयर ऊपर नीचे होता रहेगा। ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका नहीं लड़ेगा। यूक्रेन के पीछे जो यूरोपीय शक्तियां या अमेरिका का भी एक वर्ग जो खड़ा था, वो बार बार इस कोशिश में था कि किसी भी तरह से इस पूरी लड़ाई में, पूरे खेल में निगोशिएशन टेबल पर रशिया को जबरदस्ती बिठाया जाए। ठीक है। और गांव घर में नहीं, जैसे पंचायत बैठता है तो पंचायत भी किसी का पक्ष लेकर के बैठती है कि इस समझौते में भी एक पक्ष जीतता दिखे, दूसरा पक्ष हारता दिखे। निगोशिएशन में रशियन प्रेसिडेंट ने साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी से कह दिया था कि भाई साहब आप जो कहोगे, आप जो व्यवस्था करोगे, मुझे यकीन उसी व्यवस्था पर है। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति को के फोन कॉल पे भी नहीं आए थे पुतिन बातचीत के दौरान। फ्रांस के राष्ट्रपति फोन करते रह गए कि भाई साहब आइए निगोशिएशन टेबल पे। मैक्रोन का फोन तक नहीं अटेंड किया पुतिन ने। और तमाम यूरोपीय शक्तियों को कह दिया कि भाई आप सब लोग हथियार दे रहे हो, पैसा दे रहे हो हमारे खिलाफ जंग लड़ने के लिए, आप जबरदस्ती उसको नाटो में शामिल करने पर आमादा है, वही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। और आप जब पंचायत बुलाओगे तो हमारा पक्ष कौन रखेगा? तो अपने पक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है। पुतिन का कहना था कि भाई दुनिया में एक लीडर है जो सबकी बात कर सकता है और जिसकी बात सब ध्यान से सुनेंगे भी, उस आदमी को मैं ये मानूंगा कि भाई हमारी तरफ से ये आदमी निगोशिएट कर सकता है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका ये था कि हम हार रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में ऑलरेडी रशियन कब्जा हो चुका है,
बावजूद इसके यूक्रेन ये चाह रहा था कि इस समझौते में मैं जीतता दिखूं, जैसा यूरोप चाह रहा था, क्योंकि यूरोप और रशिया की दुश्मनी, अमेरिका की दुश्मनी बहुत पुरानी, यही कारण था। लेकिन नरेंद्र मोदी की इसमें एंट्री होती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई साहब व्यवस्था बनानी है, युद्ध को अगर रोकना है तो थोड़ा इसकी भी सुनो, थोड़ा उसकी भी सुनो। ऐसा नहीं होगा कि हम बैठे रहेंगे और तुम पुतिन को और रशिया को हारता दिखा दोगे, ऐसा नहीं होगा। और आपने देखा इसके बदले भारत को क्या मिला। इसके बदले पूरा निगोशिएशन जो मैं समझ पा रहा हूं, इस निगोशिएशन के बदले भारत को यह मिला कि शी जिनपिंग से जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो मीटिंग सेटिंग की जो की गई वो रशिया की तरफ से की, वो पूरी मुहिम रशिया की तरफ से चलाई गई, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की और माफ करिएगा ये जो जिनपिंग है, दोनों एक तो सेम वैचारिक विचारधारा के हैं, दूसरा दोनों ही देश एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। उस पर मुझे लगता है कि रशिया ने कहा कि भाई अगर हमको उन शक्तियों से लड़ना है तो देखो यार अभी भारत से तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही आदमी है जो वहां तक भी हमारा मैसेंजर बन सकता है। और आपने देखा कि लद्दाख के रीजन में चीनी सेना पीछे हटी, 3 साल के लंबे वक्त के बाद उस बॉर्डर पर डिसंगेजमेंट हो गया। उसके बाद खेल आगे शुरू होता है, ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। ट्रंप पहले दिन से पूरे इलेक्शन कैंपेन में कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और आते ही पहला काम ये यूक्रेन का युद्ध रोकूंगा, अमेरिकी डॉलर पर हम किसी और देश की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और बार बार ट्रंप ये कहते रहे कि मैं एक फोन कॉल करूंगा और रुक जाएगा। इसमें साफ मैसेज ये था कि ट्रंप इस चक्कर में नहीं जाएंगे कि पहले की हथियार लॉबी या यूरोपीय शक्तियां ये चाहती हैं कि इसमें यूक्रेन जीतता हुआ दिखे, रशिया हारता हुआ दिखे। ट्रंप इस चक्कर में नहीं जाएंगे। और वो एक और चक्कर है, ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन जानता है राहुल भाई कि उनके लिए बेसिकली मैक्सिमम थ्रेट जो है वो चाइना है, रशिया नहीं है। रशिया उनका पुराना पारंपरिक दुश्मन है, लेकिन अब वो दौर निकल गया है। रशिया केवल मिलिट्री माइट बचा है, जबकि चाइना जो है आर्थिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर, दोनों ही स्तर पर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो अमेरिका रशिया और चाइना दोनों से एक साथ नहीं लड़ेगा। उसको पता है कि रशिया भी अगर मजबूत होगा तो उसके पीछे मजबूत चीन खड़ा है, पैसे के बल पर हो या हथियारों के बल पर हो। इसीलिए अब अमेरिका की पूरी डिफेंस पॉलिसी आप देखना ट्रंप के समय में ये पूरी शिफ्ट हो जाएगी चीन की तरफ। आपको याद होगा पहले टर्म में भी रशिया से ज्यादा ट्रंप केवल चीन की बात कर रहे थे, चीन के खिलाफ ही ट्रेड वॉर भी हो रहा था। वो चाहे साउथ चाइना सी में आपने देखा होगा कि बार बार अमेरिकी वॉरशिप्स चाइनीज वॉरशिप के सामने अगर आ रहे थे तो वो ट्रंप प्रशासन के दौर में था। अमेरिकी पेंटागन, अब इस अमेरिका के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई अमेरिका को किसी से खतरा है आर्थिक और सैन्य तौर पर तो वो चीन है, चीन की बढ़ती ताकत है। और चीन का जो स्टाइल ऑफ तरीका है कि भाई छोटे छोटे देशों को डेट ट्रैप में फंसा लो, कर्ज दो, जमीन ले लो, कर्ज दो और ब्याज इतना ज्यादा हो कि वो लौटा ही ना पाए, इसके बदले कहीं सड़क ले लो, कहीं हाईवे ले लो, कहीं बंदरगाह ले लो, कहीं एयरपोर्ट ले लो। ये वाला जो खेल चीन पूरी दुनिया में खेल रहा है, बहुत सारे तो यूरोपीय देश इस पूरे खेल में फंसे हुए हैं। और इसीलिए ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस खेल में यूक्रेन के मोर्चे पर रशिया जीतता हुआ दिखेगा। और इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भी समझ रहे हैं और पुतिन भी समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट निगोशिएटर हैं, यहाँ किसी का मैसेज इधर उधर नहीं होगा। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, उससे कुछ पहले ही ये घोषणा होती है। और सबसे जरूरी बात, अभी तक ट्रंप प्रशासन राष्ट्रपति भवन जाने के बाद, व्हाइट हाउस जाने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जिन नेताओं से मिले हैं उसमें नेतन्याहू हैं, इजरायली प्रधानमंत्री, इसके अलावा जॉर्डन के किंग हैं, एक और किन्हीं नेता से मिले हैं, चौथे हैं प्रधानमंत्री। अब आप तो बताओ यही देखिए, ये चौथे, आपको लगता है कि ये जबरदस्ती निमंत्रण लिया गया है? हाँ, वही जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, देखिए वो लगातार पीएम मोदी की विदेश नीति पर और उनकी देशी नीति पर भी वो सवाल उठाते रहे हैं। आपने कहा कि भाई राहुल गांधी की हम बात ना ही करें तो ठीक है, लेकिन वो भरी संसद में खड़े होकर के ये बात बोल रहे हैं। ये बात अपने आप में बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्रकाश भाई हमने ये देखा है कि मोदी कई बार भरे मंच से इस बात को कह चुके हैं, ये जो समय है ये युद्ध का समय नहीं है, नहीं है। और इसलिए हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर जो इजराइल हमास को लेकर के जो आपस में ये सब कुछ चल रहा है,
और अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की थी, चाहे वो कोई सा भी युद्ध हो। हमने ये देखा। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में कितना कुछ बदलेगा। ये जो चल रहे थे ये युद्ध, उन युद्ध पर क्या विराम लग पाएगा? और अगर विराम लगता है तो जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी फोन करके वॉर को रुकवा देते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? राहुल भाई देखो, मैं एक बात तो श्योर कर सकता हूं कि यूक्रेन रशिया युद्ध अब लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, ये रुकने जा रहा है। हमास पर जो इजराइल का अटैक है, मिडिल ईस्ट में जो इजरायली ऑपरेशन है, वो चाहे ईरान के हिस्से में हो, वो चाहे लेबनान के हिस्से में हो या गाजा पट्टी के अंदर हो, ये कब रुकेगा मुझे नहीं पता है। और ये भी हो सकता है राहुल भाई कि ये एस्केलेट भी हो जाए और इसके पीछे ट्रंप खड़े भी हो जाएंगे। और इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत फर्क पड़ता भी नहीं है। अगर गाजा में हमास नहीं हथियार डालेगा, अगर इजराइल की सिक्योरिटी अगले 50-25 साल के लिए फिक्स नहीं होगी कि भाई अगले 25 साल तक अगस्त 2023 इजराइल के अंदर नहीं हो सकता है, तो फिर अमेरिका वो सब करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहेंगे। दूसरा, हम भारतीय संबंधों के लिहाज से अगर समझें, ये तो है ही कि भाई रूस यूक्रेन पर जो घोषणा हुई है, जरूरी बात यह है कि व्यापार पर बात होनी है, इसके अलावा डिफेंस कॉपरेशन पर बात होनी है, जो नेवी सिक्योरिटी है क्वाड पर बात होनी है। अब उसके अलावा आपको एक बहुत जरूरी बात, जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, यूएस की जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है तुलसी गबार्ड, उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। आप ये सोचो, इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर है यूएस की, वो रिसीव कर रही है प्रधानमंत्री को, तो आपको क्या लग रहा है ये ऐसे है? आपके पड़ोस में क्या हो रहा है बांग्लादेश में, आप देख रहे हो। आपके पड़ोस में पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है। आपने देखा कि कैसे अमेरिकी प्रशासन में ट्रंप ने आते ही पहले बांग्लादेश के तमाम जितने फंड्स थे, इमरजेंसी फंड्स, वहां के एनजीओस के, वहां चल रही अमेरिकी प्रोजेक्ट्स के, या वो जो फंड देते हैं मदद के लिए छोटे राज्यों छोटे देशों को, वो सब रोक दिया। वो आपको क्या लगता है क्यों रोका गया? ये मेरा एक और सवाल जुड़ जाता है। देखिए, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो जब से उनके खिलाफ जो बगावत शुरू हुई बांग्लादेश में, उन्होंने अपना अड्डा हिंदुस्तान में जमाया हुआ है। भारत। और देखिए, बहुत सारे देश ऐसे माने जाते हैं। भारत ने जगह दी है तो कुछ तो सोच के जगह दी है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, उस समय डोनाल्ड ट्रंप चुने नहीं गए थे, उस समय वहां की सरकार दूसरी थी। उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री मोदी ने शरण दी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को, तो उस चीज का कनेक्शन अब इस मुलाकात में आपको कुछ लगता है कि जो कोशिशें बांग्लादेश में की गई थी सरकार का तख्ता पलट करने की, वैसी ही कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत में भी की गई थी? क्योंकि राहुल भाई, यहाँ आबादी बहुत बड़ी है, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। आप 100, 200, 4000, 5000 लोगों की भीड़ दिखा करके देश में क्रांति नहीं पैदा कर सकते। दूसरा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, अभी शेख हसीना ने कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पर कैंपेन में अपने लोगों से ये कहा कि अगर मैं जिंदा बची हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे हाथ से कुछ बड़ा होने वाला है। तो बड़ा क्या हो सकता है वो दुनिया देखेगी जब कभी बड़ा होगा। दूसरा, एक बात आप ये समझ लो, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन के दौरान एक पॉडकास्ट में कहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कि ही इज माय गुड फ्रेंड और बहुत डेंजर आदमी है। वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि एक देश से उनका मसला हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि मोदी जी, हमारी उस देश से अच्छी बनती है, क्या बात है बताइए, मैं ठीक करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गुस्से में थे, बोला कि नहीं, इस बार हम लोग हमारे तरीके से देखेंगे, ही इज अ वेरी गुड मैन, एंग्री मैन, ये सब। तो एक राष्ट्रपति है यार, सुपर पावर, तो उसको ये समझ में आ रही है बात कि भारत में एक ऐसा लीडर बैठ गया है जो केवल आप अमेरिका हो तो आपकी सुनेंगे, ऐसा नहीं। आप यहाँ हो तो हम भी यही हैं, सेम टेबल पे बैठ के बात होगी, बराबरी की बात होगी। और यही कारण है ट्रेड वॉर, जो अभी टैरिफ वॉर नया शुरू किया है ट्रंप ने, उसमें आपने देखा कि उन्होंने अभी तक सीधे सीधे भारत का नाम नहीं लिया है। उसने चीन पर 10% टैरिफ लगाया, उसने मैक्सिको पर 25%, उसके अलावा कनाडा पर 25%। उन्होंने ब्रिक्स का नाम लिया है, ब्रिक्स देशों का। इंडिया का नाम अभी तक नहीं आया है। चौथे राष्ट्राध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टैरिफ पर बात होगी, लेकिन देखिए, उससे पहले एक बात और भी है प्रकाश भाई ना, कि जो यहाँ के जो घुसपैठिए थे भारत के, वो जो अमेरिका में घुसे थे, जिस तरीके से उन्हें भेजा गया वापस भारत, ही आप सोचो क्यों किया गया होगा ऐसा। और भारतीय प्रशासन ने कहा भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पाकिस्तान थोड़ी हैं, कि हम ये संसद में खड़े होकर के राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं
कि चुप क्यों है भारत? अरे भाई, जो आदमी 1 करोड़ रुपया खर्च करके किसी देश में घुस सकता है वो बेवकूफ गरीब तो नहीं है राहुल भाई, गरीब नहीं है। उसके क्या शौक है ये भी समझना मुश्किल नहीं है। केवल अय्याशी करने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए आपको लगता है कि हम अमेरिका चले जाएं। कोई आदमी अगर 60 लाख और 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो क्या भारत में 1 करोड़ रुपए से कुछ नहीं किया जा सकता? जीवन नहीं बदलेगा 1 करोड़ रुपए में राहुल भाई, आप बताओ। और जो आदमी 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है हम उसको पीड़ित बता रहे हैं। आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, ऊपर से ये सोच रहे हो कि भारत सरकार आपका साथ दे, जैसे पाकिस्तान अपने आतंकवादियों का साथ देता है। हम आतंकवादी उसी के यहाँ पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे सब कुछ कांड करते हैं। पाकिस्तान कहता नहीं, हम तो टेररिस्ट जानते नहीं, ये कौन आदमी, हमारे यहाँ का तो है नहीं। एबटाबाद में लादेन मार दिया, आज तक नहीं मानते वो कि हमारे यहाँ लादेन था। तो भारत वैसा नेशन नहीं है ना। दूसरा, अमेरिका से ज्यादा बड़ी घुसपैठ की समस्या हमारे यहाँ है। 3 करोड़ से ज्यादा तो केवल बांग्लादेशी है। ये तो अलग अलग नंबर से 2000, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, रिज्जू साहब ने 2016 में राज्यसभा में बोला हुआ है कि वो संख्या करोड़ों में है। 2025 है, तो कल को जब आप अपने घर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लोगे तो जो दूसरा देश आपसे बोलेगा कि ऐसा मत करिए, तो हम कम से कम इस स्थिति में तो रहेंगे कि 370 पर जैसे अमेरिका चुप रहा, दुनिया चुप रही, हमारे यहाँ घुसपैठियों के एक्शन पर अमेरिका को चुप रहना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये पहले से ही तय हो चुका था कि अगर ट्रंप आएंगे और घुसपैठियों को वहां से भगाएंगे और जिस तरीके से वो आए हैं उसी तरीके से आएंगे, तो क्या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनकी बातचीत इस बारे में हुई होगी कि भाई आपको जो करना है कीजिए, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके के हमारे देश के नेताओं ने आरोप लगाए, उन्होंने सीधे सीधे विदेशी कूटनीति पर सवाल उठाए हैं। कूटनीति ऐसी हो कि हमारे यहाँ के घुसपैठ, चोर, उचक्के कहीं भी जाके रहें और हम कहेंगे नहीं नहीं, चोरी कर लिया भाई साहब, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ऐसा होता है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ी यहाँ पर भी एक विद्रोह इस बात को लेकर के ये देख लो राहुल भाई, बहुत सीधी लाइन है, भारत की बहुत सीधी लाइन है। पहले भी अमेरिकी प्रशासन था, रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, दुनिया के देशों ने रशियन ऑयल का बॉयकॉट कर दिया, यूरोप ने बॉयकॉट कर दिया, भारत ने लिया। भारत ने लिया, हमारा पुराना मित्र है, डंके की चोट पर लिया, रुपए से लिया। डॉलर बैन था तो रुपए से लिया कि भाई रुपए से लेंगे। और रशियन करेंसी में और इंडियन करेंसी में व्यापार हुआ है। और हमारे यहां जब रशियन ऑयल आ गया, हमसे यूरोप ने वही रशियन ऑयल खरीदा है, हमने बेचा है। तो भारत वो खेल समझ गया है जो यूरोप के देश सालों से हमारे साथ खेलते रहे। अब हम सेम टेबल पर हैं। आपको हमसे बात करनी है तो बराबरी में बात करनी पड़ेगी। कोई टुचपुंजिया देश नहीं है, 100 करोड़ से ज्यादा का देश है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी चलाता है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले 2 साल में हम तीसरे नंबर पर होंगे, तो हमको डिक्टेट नहीं कर पाओगे आप। दुनिया का सबसे बड़ा और वाइब्रेंट लोकतंत्र है हमारा, तो हमको मत बताइए हमको क्या करना है। दोस्त हैं, दोस्ती की तरह बात करेंगे। जैसे आप बताओ, ट्रंप ने टैरिफ में भारत का नाम क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया, उनको पता है अमेरिका को बाजार चाहिए भाई। अमेरिकी ड्रीम जो ट्रंप बात कर रहे हैं, तो भारत के बगैर वो पूरा नहीं होगा। और जैसे नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, वही यूएस में ट्रंप कह रहे हैं यूएस फर्स्ट। तो ये दोनों सेम विचारधारा के लोग हैं। बैठकर एक व्यवस्था की जा सकती है कि भाई बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि जो वॉर्स हो रहे थे, जो युद्ध चल रहे थे, युद्ध विराम लगने को तैयार नहीं था, हर कोई अपना फायदा ढूंढ रहा था, और कहीं ना कहीं इससे किसी देशों का तो फायदा हो, कुछ देशों का फायदा हो रहा था, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे थे जो लगातार पिछड़ते जा रहे थे। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा कि भाई सब कुछ संतुलित हो पाएगा? राहुल भाई, रूस यूक्रेन युद्ध तो मैं बोल ही रहा हूँ रुकने जा रहा है। वो जितना जल्दी हो सकता है, मुझे लग रहा है जल्दी ही रिजल्ट लोगों को मिल जाएगा। यूक्रेन का युद्ध कैसे रुकेगा? जहां अमेरिकी हथियार रुके, अमेरिका ने अपने पैसे डॉलर देना बंद किया, अमेरिकी हथियार रोके, यूरोप अपने आप रुक जाएगा। यूरोप की औकात नहीं है कि बगैर अमेरिका के वो करेगा यूक्रेन को हथियार देने बंद। यूक्रेन का सरेंडर हो गया, अपने आप जेलेंस्की नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे। और नहीं आएंगे नेगोशिएशन टेबल पर तो जो ट्रंप का स्टाइल है, ट्रंप वैसे लेकर के आएंगे। तो ये बात वो बेहतर समझते हैं, दुनिया के देश देख रहे हैं कि राजनीति की दिशा क्या होने वाली है। दूसरा, पुतिन ये बात जानते हैं कि ट्रंप सीधा रशिया से टकराने के मूड में है ही नहीं, उनको लड़ना ही नहीं है रशिया से। वो आए हैं अमेरिका को आर्थिक ताकत बनाने, और वो जब किसी लड़ाई में पड़ेंगे तो फिर अमेरिका आर्थिक ताकत तो नहीं बन पाएगा। उनको जो मिडिल ईस्ट में करना होगा उस पर एक सहमति दे देगा रशिया,
क्योंकि भाई असद ऑलरेडी सीरिया छोड़ करके चले गए, बचा लिया रशिया ने उनको। अब मिडिल ईस्ट में जो कुछ अमेरिका को इसराइल को करना होगा ईरान के खिलाफ, रशिया उस पर हल्का हाथ रख देगा। ठीक है भाई साहब, जो करना है देख लो, यही होगा। और उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। हम बिल्कुल समानता से बात करेंगे, बराबरी की बातचीत होगी कि भाई साहब डिफेंस पे बात करनी है, इकोनॉमी पे बात करनी है, व्यापार पर बात करनी है, तो बराबर टेबल पर बैठकर बात करिए, एक उचित व्यवस्था बनाइए जिससे दोनों ही देश न ज्यादा परेशान हो, न ज्यादा किसी का नफा नुकसान हो, लगे कि दोस्त हैं। अगर आप कह रहे हो कि दोस्त हैं तो लगना चाहिए दोस्त है। अभी लास्ट बार भी जब ये घुसपैठियों वाला जो मुद्दा है बताया वहां जयशंकर साहब ने कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बोला गया कि 18,000 के आसपास घुसपैठी, मैंने कहा कि भेज दो, लेकिन हमने ये भी कहा है कि ये जो 400 दिन का समय लगता है वीजा कंफर्मेशन में, वीजा देने में, जब आप कह रहे हो कि हम बराबर दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करते हो, बराबरी की बात करते हो, तो 400 दिन कैसे लग रहे हैं भाई भारतीय नागरिक को वीजा देने? तो ये बात उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री पहुंचे तो प्रधानमंत्री भी यही बात करेंगे कि भाई ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, आप सुपर पावर हो, अमेरिका हो, हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, तो हम भारतीय हैं तो हमारे यहाँ भी प्रोटोकॉल होगा। अगर सेम प्रोटोकॉल हम अमेरिका में लगा दें, इंडिया में लगा दें अमेरिकी कंपनियों के लिए, तो क्या होगा? तो अगर वो व्यवहार चाहते हो जो हम दे रहे हैं वो बना रहे, तो वही व्यवहार हमारे भी लोगों को चाहिए। बात बिल्कुल बराबरी की होगी। और आप देखो, इसीलिए उस बात से ट्रंप परेशान है कि कहीं भारत को कोई दिक्कत ना हो जाए ये टैरिफ वाली कहानी से, अगर हम जल्दी ये मुलाकात या मीटिंग नहीं होती। तो इसीलिए बाकायदा बुलाया गया कि भाई साहब आइए एक बार हम लोग मिल लेते। क्योंकि आपको याद है ट्रंप ने चुनावी कैंपेन के दौरान कहा था, जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, कि माय फ्रेंड मोदी इज हियर, मैं बस मिलने वाला हूँ 1-2 दिन में। वो मुलाकात नरेंद्र मोदी ने टाल दी थी, और टाल इसलिए दी थी कि उनको लगा था कि अमेरिकी चुनाव के दौरान ये बैठक ठीक नहीं है। और अब वही बात इसीलिए शुरू हुई है, उनको बुलाया गया कि भाई मिलते हैं। तो दर्शकों, आने वाले दिनों में बहुत कुछ मायने ये मुलाकात रखती है, और क्या कुछ होगा हम सभी को उसका इंतजार है। क्या कुछ जो भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो कहा जाता है कि मोदी और ट्रंप एक अच्छे दोस्त हैं, वो दोस्ती किस तरीके से पूरे के पूरे विश्व के भविष्य को बदलती है, उसका रहेगा इंतजार। हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। मजाक नहीं है, डिनर रखा गया व्हाइट हाउस में, डिनर है, प्रेसिडेंट का जो ओन गेस्ट हाउस है, वहां प्रधानमंत्री को ठहराया गया। ये अपने आप में देखिए एक बड़ी बात हो जाती है भाई, दोस्ती की बात अगर की जाती। जी हाँ, आप घर में बुला के खाना खिला रहे हो, आपने अपने गेस्ट हाउस में बिल्कुल अपने करीब वहां बिठाया हुआ है प्रधानमंत्री को। ये अपने आप में मैसेज है कि अमेरिकी विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में भारत का क्या स्थान है, या भारत का क्या रोल रहने वाला है, और उसमें नरेंद्र मोदी कहां पर है, ये सबको बहुत साफ दिख रहा है। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर अभी भी कोई नहीं देखना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो अपनी नीयत उस हिसाब से देखना नहीं चाहते कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार इस तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका है, वो काम हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मुलाकात के बाद में क्या कुछ बदलने वाला है, हम उसका करेंगे इंतजार। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।